स्टूडेंट्स को ये बड़ी जिज्ञासा रहती है और वो कंसर्न भी रहता है कि शुड वी कम टू एट द सेंटर एंड वी शुड प्रिपेयर इट फ्रॉम आवर होम टाउन। जब घर से बाहर रहते हैं आइसोलेशन से लगने लगता है, आपको कोई होता नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि ये नेचर है इस प्रिपरेशन का। आपको क्या लगता है, व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स यू फाइंड? सर पहले तो अगर दिल्ली में रहने के बेनिफिट्स बोले तो मतलब इजीली सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं। Hello everyone. So today we have two toppers with us. Animesh, who got 428 All India rank, and Ranjana, she got 629 All India rank. So both are welcome and congratulations. Thank you, sir. थैंक्स। So a very first general question, कि after getting into the service, what is the feeling? सर मुझे लगता है कि एक सुरियल सा फीलिंग तो है, एटलीस्ट कुछ समय तक तो था। उसके बाद आई थिंक वन ऑल्सो स्टार्ट्स टू रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द थिंग दैट वन हैज़ बिन गिवन, तो थोड़ा सा ह्यूमिलिटी भी आ जाती है एंड वन ट्राइज टू रिमेन एज रूटेड एज पॉसिबल। तो वही मेरा रहा है अभी तक। तो सर मेरा तो है कि बहुत अच्छी फीलिंग है कि फाइनली वॉट एवर आई स्टार्टेड हैज़ कम टू एन एंड विद अ वेरी पॉजिटिव सक्सेस। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी लग रहा है कि ठीक है, जो मैं सोचती थी कि फ्यूचर में जाके ब्यूरोक्रेट बनना है और अच्छे से काम करना है, तो वो मेरा सपना साकार हुआ। तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब तो बन गए हैं, अब तो सब अचीव कर लिया है, अब इसके आगे कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं फील हो रहा है? मुझे नहीं सर, मतलब मेरा तो ये है कि अब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि फाइनली वी हैव गॉट द पोजीशन एंड विल गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तो आगे बहुत जाना है। सर सेम मुझे लगता है कि मतलब वही ह्यूमिलिटी रहनी ज़रूरी है। तो वही मेरा है कि मतलब आई थिंक दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लार्जर लॉन्गर जर्नी, तो उसी के साथ आई एम सीइंग इट। Okay. चलो let's start with some question on your preparation. Animesh, it was your fourth attempt, and you earlier also have written mains examination. And Ranjana, it was your third attempt. You have also written mains earlier. So, what actually worked for you this year? What is special thing you did which actually worked for you this year? सर मेंस की बात स्पेसिफिकली की जाए तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वर्कड वाज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज ईच सब्जेक्ट हैज़ इक्वल मार्क्स। वी टेंड टू have bias towards the general studies, yeah, optional, but I think giving balanced time to every subject was important. Second is not complicating my answers a lot, addressing the demand, understanding the overall structure and doing justice to that question and then moving on, not fretting too much over कि क्या आता है क्या नहीं आता है, and doing it consistently across all the papers. I think this is two very simple strategy, but I think with this I think I was otherwise प्रीवियसली मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी रहता था, बहुत वैल्यू एडिशन डालना है, डायग्राम्स डालना है। इस बार मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, और आई थिंक उसकी वजह से मेरे मेन से मार्क्स भी बढ़ गए और सिलेक्शन भी हो गया। ओके, और आपके लिए? सर मेरे लिए मुझे लगता है ये वर्क किया कि मेरे जो पहला मेंस था 2024 में, उसमें मेरे पेपर 1 PSIR में कम मार्क्स आए थे, और तो इस बार मैंने पेपर 1 में वही चेंज किया कि जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जो वर्ड है डिस्क्राइब, क्रिटिकली एनालाइज, उस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया कि एक्चुअली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सेकंड थिंग व्हाट आई डिड वाज दैट कि एक क्वेश्चन में जो भी पूछ रहे हैं उसके काफ़ी पर्सपेक्टिव से आंसर किया, स्पेशली पेपर 1 में। तो आई थिंक दैट गॉट मी ए वेरी गुड स्कोर इन पेपर 1। अपार्ट फ्रॉम दैट इन GS मुझे ये लगता है कि उसमें भी यही सेम स्ट्रैटेजी रही कि क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड को फॉलो करो और सिंपली मतलब जो भी पूछ रहा है उसको लिखिए, और जो आप जैसे हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो इंट्रो को मैंने बहुत ट्रेडिशनल वे में नहीं लिया कि मुझे डेफिनेशन ही लिखनी है या डेटा ही लिखना है, बट जैसे कुछ भी न्यूज़ में चल रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो मैं न्यूज़ पे ज़्यादा जाती थी, न्यूज़ पे लिखती थी और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करने का ट्राई करती थी और उसके पर्सपेक्टिव्स लिखने का ट्राई करती थी, और वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखने का ट्राई करती थी अगर किसी भी क्वेश्चन में मैंने प्रॉब्लम्स लिखी हैं तो, और कंक्लूजन भी कॉन्टेक्चुअल देती थी। तो आई थिंक दैट वर्क फॉर मी इन दिस मीन्स। Okay. For the PSIR, as you said, you scored good mark in paper 1. So this time you are more focused on content or on structuring of your answer? Sir, my
फीलिंग इज़ दैट आई हैव फोकस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट इज़ द किंग। उसके बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है, द वे यू राइट इट कम्स सेकंड। तो जैसे हम इंट्रो लिखते हैं, उसके बाद जो भी पूछा गया है उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव लिखते हैं। उसके बाद मैं एक चीज़ ये भी करती थी कि अगर उसका करंट में कुछ चल रहा है तो 2 लाइन लास्ट में वो लिख देती थी, फिर कंक्लूड करती थी। So, content means you are talking about. द सब्जेक्ट बेसिक दैट वी रीड, लाइक प्लेटो हो गया या हाँ। जस्टिस हम पढ़ते हैं, रॉल्स की थ्योरी पढ़ते हैं, तो वैसे वो कंटेंट। So you are talking about going little Basics. bit more in depth, exploring all the dimension of this rather than writing the answer in a unidirectional way. यस। This is what exactly you're referring to, the idea of content. Fine, Ranjana. And there was very specific thing about you, Animesh, like in all the prelims, you scored more than 125, 130 marks. So this seems to be very exceptional. A lot of students struggle to clear the prelims examination. So what was your strategy for the prelims? सो आई थिंक पहली चीज़ जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत एम्फोसाइज नहीं किया जाता है, वो है कि हैविंग योर बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एट इट्स प्लेस। तो चाहे वो हो गया लक्ष्मीकांत, चाहे वो ज्योग्राफी के बेसिक बुक्स NCERTs हो गए, इकोनॉमी में जो स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, उस पर फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज़, स्टैटिक आपका बेस बना देगा, आपको 30-40% क्वेश्चंस आपको करेक्ट करा देगा, लेकिन कट ऑफ क्लियर कराने में मदद नहीं करेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। उसमें भी समझने में ये होता है कि वो लोग UPSC एक स्पेसिफिक तरीके से स्टेटमेंट्स को बनाते हैं जो बहुत यूनिक है UPSC का। अगर आप PCS के स्टेटमेंट्स देखेंगे, PCS एग्जाम्स के देखेंगे, तो बहुत अलग तरीके से वो लोग बनाते हैं। UPSC का जो तरीका है फ्रेम करने का, किस तरीके पे, कहाँ पे वो लोग ट्रैप्स डालते हैं, किन स्टेटमेंट्स को वो लोग गलत करते हैं, कैसे वो लोग स्टेटमेंट्स नहीं फ्रेम करते हैं, वो आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अलग से एक सब्जेक्ट की तरह मान के चलिए और उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसको कॉन्स्टेंटली इंटरनलाइज करने की कोशिश करिए। तो वो दूसरा चीज़ था। तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि मैंने बहुत एम्फेसिस दिया था टेस्ट पे। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है क्योंकि लोगों को लगता है टेस्ट तो एम्यूलेट नहीं करता है रियल UPSC के पैटर्न को। मेरा व्यू थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है कि टेस्ट से आप रियल UPSC का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट नॉलेज को आप मास्टर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी ही हो गया, पॉलिटी पे आप जितने टेस्ट लगाएंगे आपके वो बेसिक सब्जेक्ट्स ही बहुत क्लियर होते जाएंगे। हो सकता है प्रियम्बल में आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा जो आपने पहले नहीं सोचा होगा, लेकिन वो टेस्ट में आया तो आपने उसको, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला। हो सकता है कि वो UPSC में ना पूछा जाए, लेकिन अब वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। ऐसे जब रीइटरेट करते जाते हैं, हर दिन आप टेस्ट लगाएंगे, MCQs देंगे, क्योंकि फाइनली आपको MCQ ही देना है एक्चुअल एग्जाम में भी। तो वो करते हैं और आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन पे, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 महीना रिलीजियसली करते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस से क्वेश्चन करते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो एक्चुअल एग्जाम में आप फील नहीं करेंगे कि आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हैं। वो एक अगेन एक मॉक टेस्ट जैसा हो जाएगा। और जब वो होता है तो फिर आप देखेंगे कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। आप 2 स्टेटमेंट के बीच में जो आपको लग रहा है कि डाउट है, A होगा या D होगा, लोग उसी में गलत मोस्टली होते हैं, किसी कोई गलत मार्क कर देता है। तो वो इंट्यूशन पावर आपका बढ़ेगा तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन है ये, कहाँ पे गैप हो सकता है। उसको करने से धीरे धीरे आपका फिर वो इंट्यूशन डेवलप होता है। वो टाइम लगता है उसमें, लेकिन अगर हो गया तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि फिर आप 1 साल बाद भी देंगे तो भी आपका वो इंट्यूशन वही रहेगा। तो आई थिंक उस तरीके से मेरा। तो ओवरऑल कितने टेस्ट लगाए होंगे आपने प्रीलिम्स के लिए सर? आई थिंक हर अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़कर मैंने हमेशा 100 टेस्ट लगाए सारे। उसके लिए मतलब रिलीजियसली मैं हर दिन बैठ के एक टेस्ट, क्योंकि मेरा ये भी था कि मैं बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते तो मेरे लिए था कि मैं टेस्ट की सुई अपने आप को हुआ, तो मार्केट से जो भी टेस्ट मिल जाएगा मैं उठा लूँगा 100 क्वेश्चंस का। और डेली मैं 100 दिन का मेरा रहता था, 100 से 120 दिन का टारगेट रहता था कि इसमें मैं 100 दिन का मोस्टली। तो फिर मैं हर दिन एक टेस्ट उठा के 2 घंटा दे दूँगा अपना आराम से, और फिर उसको 1-2 घंटे एनालाइज कर लूँगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला तो रख लूँगा, नहीं मिला तो उसको छोड़ दूँगा। तो बस इस तरीके से। तो ये जो प्रीलिम्स में आपने टेस्ट लगाने वाली स्ट्रैटेजी थी, तो मेंस में भी आपने क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो की? हाँ सर, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन एसेंस वही था कि मतलब कि टेस्ट के थ्रू अपने आप को चेक करके रीइटरेट करना कॉन्स्टेंटली। क्योंकि मेरा, लोग यूजुअली ये करते हैं कि नोट्स पढ़ते हैं फिर टेस्ट लगाते हैं। मैं टेस्ट लगा के अपने नोट्स को मॉडिफाई करते करते उस रीइटरेटिव प्रोसेस मेरा रहता था वो चीज़। और मेरे लिए काम किया, बहुत लोग के लिए काम, दूसरे स्ट्रैटेजीज भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि टेस्ट सेंट्रिक मेरा प्रिपरेशन काफ़ी रहा, तो उससे मतलब बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो फिर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए काम कर गया। ओके। तो नॉर्मली जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, नॉर्मली बच्चों का स्कोर रिलेटिवली टेस्ट सीरीज़ में कम आता है। कम से कम मेरी टेस्ट सीरीज़ में तो नंबर कम ही था आपका।
तो फिर जब आप कम मार्क्स देखते हैं तो हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, फिर आप क्या करते हैं? सर आई थिंक कि कम मार्क्स को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग डिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कम मार्क्स एक्चुअली इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू थिंक ऑफ कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और कम मार्क्स गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर आपके बहुत कम है तो बहुत स्कोप भी है इम्प्रूवमेंट का। तो आपको अच्छा है कि पता चल गया पहले ही, वरना यूपीएससी में अगर वो रिपीट हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उसको बैठ के लेवल माइंडेडनेस के साथ समझना ज़रूरी है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। क्या वो कंटेंट में गलती हो रही है, क्या वो स्ट्रक्चर में गलती हो रही है, क्या वो डिमांड में गलती हो रही है, क्या आप ज़्यादा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं। उस चीज़ को आई थिंक एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो पीएसआई टेस्ट सीरीज में आपको फीडबैक्स दिए गए थे, सर। उसको कितना सीरियसली लिया आपने? सर मैंने तो सीरियसली लिया था। मैंने तो एटलीस्ट मैं जितना एटलीस्ट जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता था अपने एंड पे, मैंने ट्राई किया उसको ऑब्जेक्टिवली, जितना मुझे लगता है कि मैं कर सका था। और मतलब मैंने फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव स्पिरिट में ही लिया, और जो भी मुझे लगा कि जो चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है मेरे उसमें, और जो मुझे लगा कि लॉजिकली मेक सेंस ऑल्सो, मतलब जो डिमांड का क्वेश्चन है या फिर स्ट्रक्चर सही नहीं है या काउंटर पॉइंट ऐसी चीज़ है जो मुझे डालनी चाहिए थी इसमें, या कोई पर्सपेक्टिव है जो मिस कर गया, तो मुझे भी लगता है एज अ पर्सन जो पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट को कि हाँ ये इट मेक सेंस। तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की अपने फीडबैक में, पॉल साइंस के लिए भी और जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी जितना मैं कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की उसको। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ फीडबैक्स वी गिव टू द स्टूडेंट्स, बट जब कॉपी दोबारा आती है एंड वी कीप ऑन चेकिंग द कॉपीज अगेन एंड अगेन एंड वी फाइंड कि जो लास्ट फीडबैक था उसको बड़ा रिलीजियसली नहीं अप्लाई किया गया बेसिकली. So now, Ranjana, to you, your score for PSIR was almost same what we were scoring in the test series, basically. Yes. So, did you incorporate the comments which has been given? Yes sir, one comment that was coming is that कि मतलब हमें बोला जाता है कि in optional paper we should write in paragraph points, बट टेस्ट सीरीज में मुझे ये कमेंट्स आते थे कि नहीं इफ़ द क्वेश्चन इज सच दैट यू कैन एड्रेस इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट सो यू कैन गो फॉर इट. तो एज ए स्टूडेंट जब तक हमने मेंस नहीं क्लियर किया होता है तो हमें भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्योंकि सब बोल रहे हैं कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए, फिर टेस्ट सीरीज बोल रही है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए. बट दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स मिक्स द बोथ, कि अगर मुझे लगता है कि आई कैन एड्रेस द क्वेश्चन इन पैराग्राफ फॉर्मेट तो आई कैन गो फॉर द पैराग्राफ फॉर्मेट. अदरवाइज अगर मुझे लगता है कि पॉइंट वाइज फॉर्मेट में भी हो सकता है तो मैं पॉइंट वाइज भी लिखती थी, और इनफैक्ट मैं सेम क्वेश्चन में भी दोनों चीज़ कर देती थी. तो वो मैंने किया था. I just want to raise a very genuine thing about this PSIR test series or any of the test series. Like students have this tendency कि rather than regularly writing the test, what they do कि at the end of their preparation, every day or after 2-3 days they keep on writing the test. So what is your opinion? Such type of strategy is workable? सर मैं तो ये बोलूँगी कि जैसे हम मेंस का टेस्ट लिखते हैं तो शुरू में हमें खुद भी इतना नहीं आ रहा होता है कि कैसे लिखते हैं, और हमें शायद कंटेंट भी उतना नहीं याद होता है. तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि जब तक हमें नहीं आता है तो हम डेली कुछ या तो PYQ करें या हमने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ ली हैं उनके कुछ क्वेश्चंस लिख लें. बट एट लास्ट जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो वो 3 घंटे जो हमारे लिखने की प्रैक्टिस होती है तो मुझे लगता है वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपका हाथ बैठ जाए और ताकि आप जब फुल मतलब अपने फाइनल पेपर में जाएं तो यू हैव दैट हैबिट कि हाँ आप 3 आवर्स लिख सकते हैं, और आप मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप शिफ्ट भी हो सकते हैं कि 1 is 15 मार्कर, अदर इज़ 10 मार्कर. तो वो सब सीखने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट. तो आपने जो टेस्ट दिया वो रेगुलर इंटरवल पे दिया या फिर आखिरी में सब एक साथ लिखा आपने? सर मेरा इस बार का ये अप्रोच था, डेली मैं PYQ लिखती थी, और टेस्ट जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ एक जैसे हमारे टेस्ट भी वैसे होते हैं कि पार्ट A का एक पूरा टेस्ट है, पार्ट B का पूरा टेस्ट है. तो जब मेरा एक पार्ट हो जाता था तो उसका टेस्ट मैं फिर पूरा लिख लेती थी. ये मेरा अप्रोच था. सर आई थिंक जैसे मैंने बताया मेरा तो टेस्ट सेंटर की प्रिपरेशन था. तो जैसे ही पार्ट कंप्लीट हुआ, जब मुझे कॉन्फिडेंस लगा कि हो गया, मैं टेस्ट देता था अपना, फिर रिवाइज कर लेता था. और तो मेरा लास्ट मोमेंट पे टेस्ट देने का नहीं रहता था. मतलब मैं यूजुअली ट्राई करता था कि हो जाए टाइम पे कंप्लीट सारा. ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि कुछ अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो मैंने मिस कर दिया है पहले या किसी रीज़न से मिस हो गया तो उसको देता था, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको मैं सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करता था, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पे. लेकिन मैं ट्राई करता था कि इक्वली मतलब रीजनेबली स्पेस्ड टेस्ट मेरे रहें और सारा ऑफलोड मैं लास्ट में ना करूँ. ओके, चलो तो लेट्स शिफ्ट टू योर मेन स्ट्रैटेजी बेसिकली.
what were your main strategy at this time? सर इस बार जैसे मैं अगर बोलूँ जनरल स्टडीज़ के लिए, तो पहली चीज़ जो मैंने की थी वो ये कि अपने नोट्स जो मेरे बेसिक नोट्स हैं वो मेरे वेल प्लेस्ड हों। ये प्रीलिम्स से अलग नोट्स हैं मेरे, तो मैं सोशल जस्टिस के लिए, सोसाइटी के लिए, उन टॉपिक्स के लिए जो लोग यूजुअली फोकस नहीं करते, जैसे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 हो गया। अब ये बहुत ही रिवॉर्डिंग एरिया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला एरिया छोटा सा एरिया है, एनवायरनमेंट वाला एरिया अगेन बहुत छोटा है, साइंस एंड टेक छोटा सा एरिया है, लेकिन लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। लोग ज़्यादा इकॉनमी में फोकस करेंगे या जो अदर एरियाज़ हैं जहाँ पे ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते अगर आप देखेंगे ओवरऑल। तो मेरा ये था कि पहले क्वेश्चन का वेटेज समझना कि सारे टॉपिक से कितने कितने आ रहे हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, फिर आपका साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इनके वेटेज को समझना और इनके जो प्रीवियस से क्वेश्चन हैं उनको देखना और उसके बेसिस पे फिर अपने नोट्स बना के उनको मॉडिफाई करके इस तरीके से बनाना कि मैं लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर सकूँ। ये पहला चीज़ था सर। दूसरा चीज़ ये था सर कि इस बार मैंने फोकस किया कि थोड़ा सा मैं करंट अफेयर्स का भी टच अपने उसमें डालूँ, जो मुझे लगता है कि पिछली बार मैंने नहीं किया था। मैं बहुत स्टैटिक और जेनरिक मेरे आंसर्स रहते थे, तो इस बार खासकर जो 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम रहता है, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ के कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो उस टाइम पे न्यूज़ में था और जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड है, खासकर पेपर 3 और पेपर 2 में मैंने कोशिश किया कि मैं इसको डालूंगा स्पेसिफिकली कहीं पे भी, चाहे एग्जाम्पल में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, कहीं पे भी डालने की कोशिश करूँगा। और तीसरा सर जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन के डिमांड को रिस्पेक्ट देना। बहुत बार छोटे छोटे डिमांड होते हैं, क्योंकि पेपर 3 में बहुत बार बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के, जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उसमें ये होता है कि कभी लोग पहला पे ज़्यादा वेटेज दे देंगे और दूसरे पेज में आते हुए रियलाइज़ हुआ कि 3 सब पार्ट्स और बचे हुए थे। तो उसको नहीं, पूरे पार्ट को समझना, मार्क करके रखना और फिर आंसर करना। थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन चाहिए इसके लिए, लेकिन अगर ये कर लिया जाएगा तो मार्क्स मेरे तो जंप किए जीएस पेपर 3 में काफ़ी मार्क्स। तो आई थिंक कि तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था, सारे पेपर्स में मैंने इसको फॉलो किया। हाँ जनाब। सर माय स्ट्रेटजी वाज कि जो भी मेरे बेसिक नोट्स थे और जो PYQs आ रहे हैं, तो पहले मैंने ये देखा कि कौन सी PYQs मेरे नोट्स में नहीं है, और अगर है भी तो क्या लेवल ऑफ नोट्स जो मेरा है और जो लेवल ऑफ आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड है उसमें कितना गैप है, और उसको फिल करना लाइक विद डेटा, विद एग्जांपल्स। और वो मैं कहीं से भी उठा लेती थी, मार्केट में इतने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, तो मैं वो उठा लेती थी। जीएस के लिए मैंने ये किया, एसी का मेरा वही रहता था कि बस प्रैक्टिस करनी है और उसको एक फ़्लो में लिखना है। ऑप्शनल के लिए मेरा ये था कि पहली बात तो जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, पहले उनको अच्छे से जब समझ आ गए हैं तो उन्हें लिखना, और उसके बाद PYQs पे फिर से जाके PYQ एनालाइज करना कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको मेरे को कितना आ रहा है और उस पर कितना लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है, तो वो करना, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लिखना। तो ये मेरा लेयर्ड स्ट्रेटजी रहता था ऑप्शनल के लिए। ओके, सो इट सीम्स टू बी कि आप दोनों की मेंस की स्ट्रेटजी काफ़ी एक्सटेंसिव थी। यस सर। Okay, now these days debate around AI is going on. I mean, you find a lot of platforms are there, a lot of information is moving at internet that ki AI emerge as a major tool of preparation. So, what is your opinion regarding integration of AI in your civil services preparation? सर मुझे लगता है कि जैसे जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, तो उस टाइम पे वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ द सब्जेक्ट वेरी वेल। चाहे जैसे अगर मैं पॉल साइंस की बात करूँ, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल तरीका है सोचने का, लिखने का, समझने का, वो इम्पॉर्टेंट है। AI जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे पहले कि वो उस चीज़ को बहुत जेनेरिक फॉर्म में स्टैंडर्डाइज्ड कर देता है पूरा चीज़, और आपका सोचने की शक्ति को वो कम कर देता है, जिसको एक स्टडी था उसमें कहा गया था मेटाकॉग्निटिव लेजीनेस हो जाता है आपको। तो आप सोच ही नहीं पाते हैं जो आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी चीज़ ये सर कि जैसे आप AI का इम्पोर्टेंस आ जाता है जब आप सारे सब्जेक्ट्स को समझ चुके हैं अच्छे से, और तब आपको कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपको पॉइंट्स चाहिए या आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, तो आप उसको वो प्रॉम्प्ट देकर आप उससे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये मुझे लगता है कि जैसे ऐसे में स्पेसिफिकली इसका रोल हो सकता है, जहाँ पे ऐसे में आप कोई प्रॉम्प्ट दे दीजिए उसको और इस टॉपिक पे बोलिए कि वो लिखे, तो वो आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दे देगा या ऐसे एग्जांपल्स दे देगा जो आपने नहीं सोचा होगा, तो वहाँ से वो टच आ सकता है आपका। लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स पहले भी काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, AI से थोड़ा बहुत ऑगमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा AI पे डिपेंडेंस एटलीस्ट मेरा पर्सनली नहीं था उतना। Yes, सर मैं भी एनिमे से एग्री करती हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मुझे लगता है कि आपको पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइदर यू गो टू क्लास, आइदर यू गो फॉर ए बुक,
उसके बाद जब आपको वैल्यू एडिशन करना है, तो जैसे मैं ऐसे यूज़ करती थी एआई को कि जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और फिर जब मैं स्टैटिक पढ़ रही हूँ तो वो टॉपिक मुझे याद आया कि अरे इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ में चल रहा था, तो देन आई गो एंड जस्ट सर्च फॉर इट, तो उसका काफ़ी एक्सटेंसिव और काफ़ी अच्छा सा आंसर आता है कि सारे पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ मैंने एआई का यूज़ किया कि ठीक है कि अगर मेरे नोट्स नहीं भी करंट अफेयर के बन पा रहे हैं तो वहाँ पे मैं जाके एआई यूज़ कर लेती थी, तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहता था और वो मैंने मेंस में भी किया और वो मैंने इंटरव्यू में भी, जैसे कोई भी टॉपिक है या न्यूज़ पे है तो अगर उसको करना है तो वो मैं कर लेती थी। और जैसे एआई का इंटरव्यू में ऐसे भी यूज़ है कि आपको क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस जनरेट हो जाते हैं, तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूज़ कर सकते हैं एआई का। बिगिनर्स के लिए क्या मानना है कि हाउ बिगिनर्स शुड इनकॉर्पोरेट एआई इन देयर प्रिपरेशन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस एंड टेक एंड जियोग्राफी, जो बहुत टेक्निकल होते हैं और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अगर कोई एनिमेटेड फॉर्म है या कोई अच्छा सा वीडियो है जिससे आपके माइंड में पूरा स्ट्रक्चर बन जाए कि ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, तो मुझे लगता है उसमें एआई बहुत फ़ायदा करता है आपको कॉन्सेप्ट समझने में। और क्योंकि आजकल हम अगर प्रीलिम्स में देखें तो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी हैं वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल के जो प्रेशर होता है उसमें टैकल करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स में एआई का यूज़ करना चाहिए और एट द सेम टाइम एक कॉशियस भी होना चाहिए कि जैसे एआई का यूज़ हम डेटा वगैरह के लिए करते हैं, बट इट नेवर टेल्स यू कि ये डेटा कहाँ का है, किस ईयर का है। तो अगर आप मतलब मेंस वगैरह में कोड करने जा रहे हैं तो ये कॉशियस रखिए कि आप एक बार वेरीफाई करें कि ये डेटा कहाँ का है और किस ईयर का है, तो वो होना चाहिए। यस, अनिमेश। सर वही कि ये टूल जो है मतलब एक डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा है, क्योंकि आपकी ये टेंडेंसी क्रिएट हो सकती है कि एक बार आप एआई का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दें। प्रीलिम्स में तो ठीक है लिमिटेड है, लेकिन मेंस में आपके आंसर्स में वो फ्लेयर नहीं रहेगा जो एक यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है। बहुत मैकेनिस्टिक बन जाएगा, बहुत मंडेन बन जाएगा, जो दिख जाता है। हम लोग भी जब एआई के आंसर्स देखते हैं तो समझ में आ जाता है ये एआई ने लिखा है, एटलीस्ट कुछ एआई का कंटामिनेशन इसमें है। तो वो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो रहता है वो ये कि जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे डायग्राम्स के लिए या वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के लिए, जैसे कि मुझे याद है कि ज्योग्राफी में एक मैंने एआई का यूज़ करके जो सन का जो पूरा क्वेश्चंस मैंने अपने से फ्रेम किया था उसको मैंने डाला था कि इसके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस बनाओ और आंसर्स बना दो इसके, तो उसको उसने बहुत अच्छे से कर दिया था। वैसे ही साइंस एंड टेक के कुछ पार्ट होता है पर्सनालिटी सेंट्रिक, कि मतलब आपको पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन साइंटिस्ट इंडिया के थे जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या था, तो उस पर आपको तुरंत एक रेडीमेड नोट्स मिल गए। तो उन छोटे छोटे एरियाज़ के लिए आई थिंक इट मेक्स सेंस, लेकिन ब्रॉडली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अभी तो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एआई का लिमिटेड यूज़ लेकिन जुडिशियस यूज़ करना ज़रूरी है। दो क्वेश्चन आप दोनों से रहेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि योर मार्क्स इन इंटरव्यू इज वेरी गुड, सो हाउ यू प्रिपेयर्ड? सर आई थिंक पार्ट ऑफ इट वाज कि पहली बात कि इंटरव्यू का सिलेबस लोग देखते नहीं है, जो बहुत बड़ी आई थिंक इज़ अ ट्रेजेडी कि मतलब कि इंटरव्यू के सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ इट दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट। तो उसमें मेंटल क्लैरिटी, अलर्टनेस, इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट है, एक क्यूरियोसिटी वाली पार्ट भी मेंशन्ड है उसमें। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से। उन्होंने ये भी लिखा है कि इट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन, तो ये क्वेश्चन आंसर वाइवा वोस जैसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंसर देंगे, बैक एंड फोर्थ नहीं है। तो वो उस चीज़ को पहले समझना। दूसरी चीज़ ये हो गई कि बहुत बार ये होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग वो आंसर करना शुरू करते हैं जो हम लोग को पता है, तो इंटरव्यूअर उस पॉइंट पे बोर हो जाता है या फिर उनको समझ में आता है कि ही और शी इज़ बीटिंग अराउंड द बुश। तो क्रिस्प प्रिसाइज पॉइंट देना और बहुत ही टू द पॉइंट आंसर करना, रेस्ट्रेंट रखना अपने आंसर्स में, और एसेंशली एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के साथ जाके वहाँ पे आंसर करना, नॉट एज अ कैजुअल स्टूडेंट या एज एन एस्पिरेंट। और तीसरी चीज़ सर आई वुड से इसकी जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे झूठ नहीं बोलना, वैसे इंटेग्रिटी रखना अपने उसमें, रिस्पेक्टफुल रहना। ये ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके झगड़ा करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये कि अपने कर्टियस रहना थोड़ा सा। अगर वो कोई काउंटर पॉइंट दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना, सोचना उस पर और उस पर बोलना कि हाँ सर ये सही बात है, मेरा दूसरा ओपिनियन हो सकता है इस पर। तो वो कर्टियसी जो बेसिक मैनरिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें करते हैं तो आई थिंक कि इंटरव्यू में स्कोर मेरे कंसिस्टेंटली हायर उसमें रहे। लोग बोलते हैं इंटरव्यू रैंडम होता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें डिसेंटली, आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं करनी है, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी पे पॉलिश करके उसको बेस्ट वर्जन अपना दिखाना ज़रूर है। तो वो आप करते हैं तो आई थिंक कि इंटरव्यू में स्कोर्स आ सकते हैं अगर आपने एफर्ट लिया है तो। Okay. So, do you think that your optional subject helped in your preparation of interview? यस सर, मेरे लिए स्पेसिफिकली काम किया, क्योंकि उसका दो रीज़न है।
पहला तो इन जनरल IR से क्वेश्चंस इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो वो उनका फेवरेट एरिया है। दूसरी चीज़ ये सर कि मैंने अपने हॉबीज़ में भी लिखा था कि आई लाइक रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पहला ही सवाल मेरे से ये था कि अच्छा आप ये पढ़ते हैं, तो मुझे पार्टीशन, इंडिया के पार्टीशन और इसराइल के पार्टीशन पे डिफरेंस और उसके फिलोसफिकल डिफरेंसेस क्या क्या थे वो बताने की कोशिश करिए। तो अगेन मुझे आइडिया था, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो मैं डिस्कशन उस पर कर सका था। तो हाँ, मुझे लगता है कि पॉल साइंस का जो बैकग्राउंड था उससे मुझे ओवरऑल ज़रूर मदद मिली थी समझने में और आंसर्स करने में, तो ज़रूर मेरे लिए तो काम किया था सर। ओके, रंजना, आपको क्या लगता है कि आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या लगता है कमियां रह गई थी, या आपको लगता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप क्या एडिशन करोगे? सर मुझे यही लगता है कि जैसे नेक्स्ट इंटरव्यू है तो मेरी स्ट्रेटजी तो सेम रहेगी, बट आई थिंक कि द वे यू आंसर, द वे द इंटरव्यू फ्लो गोज़, उस पे मैं थोड़ा काम करने की कोशिश करूँगी कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका मैं उनकी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी तक आंसर कर पाऊँ। Okay, so चलिए, now we are moving towards the end of our interview. So this is my last question to both of you. So what will be your message of do's and don'ts to the upcoming aspirants? सर आई थिंक डूज़ में पहला ये कि बेसिक्स पे और फाउंडेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत बार ये होता है कि रश करने की टेंडेंसी होती है कि सबको जल्दी से ख़त्म कर दो, और बस वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको टाइम देना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स पे, उसके फाउंडेशंस को समझना, बेसिक नोट्स बनाना। वो जो इनिशियल फेज़ है सरप्राइजिंगली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये रूट्स बनाते हो और आप कितना भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट देते हैं आप उसको अंडू नहीं कर सकते, तो वो टाइम देना ज़रूरी होता है। आई थिंक दूसरी चीज़ ये कि पेशेंस और रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस आउट कर जाते हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हर दिन एफर्ट लेते रहें, और मतलब कि जर्नी लंबी है आपकी, और अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो फिर हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाएं, तो वो नहीं करना। और आई थिंक कि इफ़ आई हैव टू से कि क्या करना चाहिए, आई थिंक पहली बात ये कि हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका है कुछ, आप ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके लिए क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, आप कैसे पढ़ते हैं। बहुत लोगों के लिए नोट्स फॉर एग्जांपल नहीं ज़रूरी होता है, उनके लिए वो बुक से पढ़ लेते हैं और उनका जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो क्यों ज़बरदस्ती आप उन चीज़ों को लेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे जो आपके लिए नहीं काम किया है पहले। तो उन चीज़ों को समझना, टाइम स्पेंड करके उसको समझना कि क्या टॉपर की स्ट्रैटेजी काम करेगी आपके लिए और क्या नहीं काम करेगी। जैसे टेस्ट सीरीज़ का चीज़ है, अब मेरे लिए वो काम किया लेकिन हो सकता है किसी के लिए काम ना करे वो चीज़, तो वो विजडम रखना कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्योंकि वो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। तो अगर ये करते हैं तो आई थिंक कि जर्नी डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है उसको नेविगेट करना। Yes. सर आई थिंक आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अनिमेश सेट। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उसमें इंस्टेड ऑफ सारा दिन करंट अफेयर्स के पीछे भागने के बजाय वी शुड फोकस ऑन दी स्टैटिक पार्ट, और उसको ही अपना फोर्टे बनाएं, उसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और PYQs पे ध्यान दें फॉर प्रीलिम्स। इन जनरल फॉर द प्रिपरेशन आई वुड से कि हमें प्रिपरेशन को एक इंटीग्रेटेड वे में देखना चाहिए कि जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस जो है उसको इंटीग्रेटेड वे में लेकर चलें और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। रस ना करें कि नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल देना है या बहुत कम टाइम बाकी है, तो क्योंकि एनीवेज अगर आपका नहीं हुआ तो फिर भी टाइम लगना ही लगना है, तो बेटर है कि पहले से ही आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करते हुए चलें। डूज़ में तो यही होगा। डोंट्स में मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ये देखा है कि दे जस्ट फॉरगेट देमसेल्व्स इन द प्रिपरेशन। तो मुझे लगता है कि अपने हेल्थ का ध्यान देना, फैमिली से कनेक्टेड रहना और फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहना, सो दैट हम इतनी बड़ी जो जर्नी है हमारी UPSC को उसको पार करके सक्सेस के पॉइंट तक जा पाएँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। और अपने आप का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। So thank you to both of you, and I wish you all the best for your upcoming attempts and for your service or job. थैंक यू सर।